चैप्टर 12। दो लंबे दाढ़ी वाले गोरे आदमी एक चौड़ी नदी के किनारे अपने शिविर से जंगल के रास्ते सावधानी से आगे बढ़े। वे कार्ल जेनसेन और स्वेन मालबेहन थे, लेकिन दिखने में बहुत कम बदलाव आया था उस दिन से जब सालों पहले वे और उनका सफारी कोरक और अकुत से इतना डर गए थे कि कोरक और अकुत ने उनके साथ शरण मांगी थी। हर साल वे जंगल में स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करने या उन्हें लूटने, शिकार करने और जाल बिछाने या उस भूमि में अन्य श्वेत लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आते थे जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शेख के साथ अपने अनुभव के बाद से वे हमेशा उसके क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर काम करते थे। अब वे उसके गांव के इतने करीब थे जितना वे वर्षों से नहीं थे, फिर भी बीच के जंगल की निर्जन प्रकृति और कोवुडू के लोगों के शेख के प्रति भय और शत्रुता के कारण खोजे जाने से काफी सुरक्षित थे, जिसने अतीत में जनजाति पर हमला किया था और लगभग उसे समाप्त कर दिया था। इस साल वे एक यूरोपीय प्राणी उद्यान के लिए जीवित नमूनों को पकड़ने आए थे और आज वे एक जाल के पास पहुंच रहे थे जिसे उन्होंने पड़ोस में अक्सर पाए जाने वाले बड़े बबून के नमूने को पकड़ने की उम्मीद में लगाया था। जैसे ही वे जाल के पास पहुंचे, उन्हें इसके आसपास से आने वाली आवाज़ों से पता चला कि उनके प्रयास सफल हो गए हैं। सैकड़ों बबून के भौंकने और चीखने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि यह हो सकता था कि उनमें से एक या उससे ज्यादा लोग चारे के लालच का शिकार हो गए थे। दोनों व्यक्तियों की अत्यधिक सावधानी बुद्धिमान और कुत्ते जैसे जीवों के साथ पिछले अनुभवों के कारण थी जिनसे उन्हें निपटना था। एक से अधिक ट्रैपर्स ने क्रोधित बबूनों के साथ लड़ाई में अपनी जान गंवाई है, जो एक मौके पर किसी पर भी हमला करने से हिचकिचाते हैं, जबकि दूसरे मौके पर एक ही बंदूक की गोली से सैकड़ों बबून तितर बितर हो जाते हैं। इससे पहले स्वीडिश लोग हमेशा अपने जाल के पास ही नजर रखते थे, क्योंकि आमतौर पर केवल मजबूत बैल ही इस तरह से पकड़े जाते हैं, क्योंकि लालच में वे कमजोर बैलों को ढके हुए चारे के पास जाने से रोकते हैं, और जब वे एक बार शाखाओं के बीच बुने गए साधारण असभ्य जाल में फंस जाते हैं तो वे बाहर मौजूद अपने दोस्तों की मदद से अपने जेल को तोड़कर भागने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में जाल बिछाने वालों ने एक खास स्टील के पिंजरे का इस्तेमाल किया था जो एक बबून की सारी ताकत और चालाकी को झेल सकता था। इसलिए ये जरूरी था कि वे उस झुंड को भगा दें जिसके बारे में उन्हें पता था कि वे जेल को घेर रहे हैं, और अपने लड़कों का इंतजार करें जो अभी भी जाल की ओर उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे उस स्थान के नजदीक पहुंचे, उन्होंने पाया कि परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। एक बड़ा नर बबून पिंजरे के स्टील के तारों से बेतहाशा टकरा रहा था जिसमें उसे कैद करके रखा गया था। बाहर कई सौ अन्य बबून उसे बचाने के लिए उसे फाड़ रहे थे और खींच रहे थे, और सभी दहाड़ रहे थे, बड़बड़ा रहे थे और अपने गले खोलकर भौंक रहे थे। लेकिन जो बात न तो स्वीडिश लोगों ने देखी और न ही बबूनों ने, वह थी पास के पेड़ की पत्तियों में छिपी एक युवक की अर्धनग्न आकृति। वो लगभग उसी समय घटनास्थल पर आया था जब जेनसेन और मालबेहन आए थे, और वह बबूनों की गतिविधियों को हर तरह की दिलचस्पी से देख रहा था। कोराक के बबूनों के साथ संबंध कभी भी बहुत दोस्ताना नहीं रहे थे। कभी कभार होने वाली उनकी मुलाकातों में एक तरह की हथियारबंद सहनशीलता देखने को मिलती थी। बबून और अकुत एक दूसरे के सामने से गुर्राते हुए और अकड़कर चले गए थे, जबकि कोराक ने तटस्थता बनाए रखी थी। इसलिए अब वह अपने राजा की दुर्दशा से बहुत परेशान नहीं था। जिज्ञासा ने उसे कुछ पल रुकने के लिए प्रेरित किया, और उसी क्षण उसकी तेज आंखों ने उसके पास ही एक झाड़ी के पीछे दो स्वीडिश लोगों के कपड़ों के अपरिचित रंग को देखा। अब वो पूरी तरह से सतर्क था। ये घुसपैठिए कौन थे? मंगानी के जंगल में उनका क्या काम था? कोराक चुपचाप उनके चारों ओर एक ऐसे स्थान पर खिसक गया जहां से वह उनकी गंध के साथ साथ उन्हें बेहतर तरीके से देख सके, और उसने ऐसा किया ही था कि उसने उन्हें पहचान लिया। वे वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले उस पर गोली चलाई थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके सिर के बाल जड़ों से सख्त हो गए हैं। वह उन्हें एक तेंदुए की तरह अपने शिकार पर झपटने की तत्परता से देख रहा था। उसने देखा कि वे उठ खड़े हुए और पिंजरे के पास पहुंचते ही चिल्लाते हुए बबूनों को डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने अपनी राइफल उठाए और हैरान और क्रोधित झुंड के बीच में गोली चला दी।
एक पल के लिए कोराक को लगा कि बबून हमला करने वाले हैं, लेकिन गोरे लोगों की राइफलों से निकली 2 और गोलियों ने उन्हें पेड़ों में भागने पर मजबूर कर दिया। फिर 2 यूरोपीय पिंजरे की ओर बढ़े। कोराक ने सोचा कि वे राजा को मार डालेंगे। उसे राजा की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे 2 गोरे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। राजा ने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, गोरे लोगों ने की थी। राजा अपने प्यारे जंगल का निवासी था, गोरे लोग एलियन थे। इसलिए उसकी वफादारी इंसान के खिलाफ बबून के प्रति थी। वो बबून की भाषा बोल सकता था, ये बड़े वानरों की भाषा के समान थी। समाशोधन के उस पार उसने देखा कि बड़बड़ाती भीड़ उसे देख रही थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करके उन्हें चिल्लाकर कहा। गोरे लोग अपने पीछे इस नए कारक की आवाज सुनकर मुड़े। उन्हें लगा कि यह कोई और बबून है जो उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लेकिन हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से पेड़ों को देखा, लेकिन उन्हें अब पत्तियों के पीछे छिपी हुई खामोश आकृति का कुछ भी पता नहीं चला। कोराक ने फिर से चिल्लाया, मैं हत्यारा हूँ, वह चिल्लाया। ये लोग मेरे और तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं तुम्हारे राजा को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम मुझे अजनबियों पर हमला करते देखो तो भाग जाओ, और हम सब मिलकर उन्हें भगा देंगे और तुम्हारे राजा को छुड़ा लेंगे। और बबूनों ने एक स्वर में कहा, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे, कोराक। कोराक अपने पेड़ से उतरकर 2 स्वीडिशों की ओर भागा, और उसी क्षण 300 बबून उसके पीछे पीछे चल पड़े। अर्धनग्न श्वेत योद्धा की अजीबोगरीब छाया को भाला उठाकर उन पर टूटते देख जेनसेन और मालबेहन ने अपनी राइफलें उठाईं और कोराक पर गोली चला दी, लेकिन उत्तेजना में दोनों चूक गए और एक क्षण बाद बबून उन पर टूट पड़े। अब उनकी सुरक्षा की एकमात्र उम्मीद भागने में थी, और वे इधर उधर चकमा देते हुए अपनी पीठ पर कूद रहे बड़े जानवरों से लड़ते हुए जंगल में भाग गए। तब भी वे मर जाते, लेकिन उनके आदमी नहीं आते, जो पिंजरे से कुछ 100 गज की दूरी पर मिले थे। एक बार जब गोरे लोग भाग गए तो कोराक ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि कैद किए गए बबून की ओर मुड़ गया। दरवाजे की पट्टियां जो बबूनों की मानसिक शक्तियों को चकमा दे रही थीं, ने तुरंत ही हत्यारे की मानवीय बुद्धि को अपना रहस्य बता दिया, और एक पल बाद राजा बबून आज़ादी के लिए आगे बढ़ा। उसने कोराक को धन्यवाद देने में एक सांस भी बर्बाद नहीं की, न ही युवक ने धन्यवाद की उम्मीद की। वह जानता था कि कोई भी बबून उसकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा, हालांकि वास्तव में उसे परवाह नहीं थी कि वे भूल भी जाएं। उसने जो कुछ किया था, वह 2 गोरे लोगों से बदला लेने की इच्छा से प्रेरित था। बबून कभी भी उसके काम नहीं आ सकते थे। अब वे उस लड़ाई की दिशा में दौड़ रहे थे जो उनके साथियों और 2 स्वीडिश लोगों के अनुयायियों के बीच लड़ी जा रही थी, और जैसे ही लड़ाई का शोर दूर से कम हुआ, कोराक मुड़ा और कोवडू गांव की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। रास्ते में उसे हाथियों का एक झुंड मिला जो खुले जंगल में खड़ा था। यहाँ पेड़ एक दूसरे से इतने दूर थे कि कोराक शाखाओं के बीच से यात्रा नहीं कर सकता था, एक ऐसा रास्ता जिसे वह न केवल घने झाड़ियों से मुक्त होने और व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण पसंद करता था, बल्कि अपनी वृक्षीय क्षमता पर गर्व के कारण भी। पेड़ से पेड़ पर झूलना, अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों की शक्ति का परीक्षण करना, अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित चपलता के सुखद फल प्राप्त करना रोमांचकारी था। कोराक विशाल जंगल की ऊंची ऊंची छतों के रोमांच में आनंदित था, जहां बिना किसी बाधा और बिना किसी बाधा के वह उन महान जानवरों पर हंस सकता था जिन्हें हमेशा के लिए मिट्टी के अंधेरे और उदासी में रहना होगा। लेकिन यहाँ, इस खुले मैदान में जहाँ टेंटोर अपने विशाल कान फड़फड़ाता था और अपने विशाल शरीर को इधर उधर हिलाता था, वानर आदमी को जमीन की सतह पर से गुजरना पड़ता था। दिग्गजों के बीच एक बौना, एक बड़े बैल ने घुसपैठिए के आने का आभास होने पर अपनी सूंड को धीमी आवाज में हिलाकर चेतावनी दी। उसकी कमजोर आंखें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन यह उसकी तेज गंध और तेज सुनने की शक्ति थी जिसने सबसे पहले वानर आदमी को पहचाना। झुंड बेचैनी से आगे बढ़ रहा था, लड़ाई के लिए तैयार था, क्योंकि बूढ़े बैल ने मनुष्य की गंध को पकड़ लिया था। शांति, टेंटोर, हत्यारे ने पुकारा। यह मैं हूँ, कोराक, तारमंगानी। बैल ने अपनी सूंड नीचे कर ली और झुंड ने अपने बीच में रुके हुए ध्यान को फिर से शुरू कर दिया। कोराक विशाल बैल के 1 फुट के भीतर से गुजरा।
एक घुमावदार सूंड उसकी ओर लहराती हुई उसकी भूरी खाल को छूती हुई आई। कोराक ने बड़े कंधे पर प्यार से थपकी दी और उसके पास से गुजरा। सालों से वह तंतोर और उसके लोगों के साथ अच्छे संबंध रखता था। जंगल के सभी लोगों में से उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हाथी पसंद था, सबसे शांत और साथ ही सबसे भयानक। कोमल हिरन उससे नहीं डरता था, फिर भी जंगल के स्वामी नुमा ने उससे दूर रहने की कोशिश की। छोटे बैलों, गायों और बछड़ों के बीच से कोराक ने अपना रास्ता बनाया। कभी कभी एक और सूंड उसे छूने के लिए आगे बढ़ती, और एक बार एक चंचल बछड़े ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे परेशान कर दिया। दोपहर लगभग बीत चुकी थी जब कोरक कोवुडू गांव पहुंचा। वहां कई स्थानीय लोग शंकु के आकार की झोपड़ियों के पास या बाड़े के भीतर खड़े रह गए, कई पेड़ों की शाखाओं के नीचे छायादार जगहों पर लेटे हुए थे। योद्धाओं की मौजूदगी साफ देखी जा सकती थी। अकेले दुश्मन के लिए गांव में तलाशी लेना सही समय नहीं था। कोराक ने अंधेरे के आने का इंतजार करने का फैसला किया। वो कई योद्धाओं के बराबर था, लेकिन वो बिना किसी मदद के पूरी जनजाति को नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका मेरीम को भी नहीं। जब वो पास के पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के बीच इंतजार कर रहा था, तो उसने अपनी गहरी निगाहों से गांव को लगातार खोजा और 2 बार गांव का चक्कर लगाया, हवा के झोंकों को सूंघा जो पहले एक दिशा से और फिर दूसरी दिशा से अनियमित रूप से बह रही थी। स्थानीय गांव की खासियतों के बीच बंदर आदमी के संवेदनशील नथों ने आखिरकार उस नाजुक सुगंध को पहचान गए जो उसकी मौजूदगी का संकेत थी। मेरीम वहां थी, उन झोपड़ियों में से एक में। लेकिन वह कौन सी झोपड़ी थी, ये वो बिना बारीकी से जांच किए नहीं जान सकता था, इसलिए वह शिकारी जानवर की तरह धैर्य के साथ रात होने तक इंतजार करता रहा। अश्वेतों के शिविर की आग ने अंधेरे को छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर दिया, अपनी कमजोर किरणों को चमक के छोटे छोटे वृत्तों में फेंक दिया, जिससे उन लोगों के नग्न शरीर चमक उठे जो उनके आसपास लेटे या बैठे थे। तभी कोराक चुपचाप उस पेड़ से फिसल गया जिसने उसे छिपा रखा था और बाड़े के भीतर जमीन पर हल्के से गिरा। झोपड़ियों की छाया में छिपकर उसने गांव की व्यवस्थित तलाशी शुरू की। कान, आंखें और नाक लगातार मेरीम की मौजूदगी की पहली सूचना के लिए सतर्क थे। उसकी प्रगति अनिवार्य रूप से धीमी होनी चाहिए, क्योंकि जंगली लोगों के तेज तर्रार शाप भी गेट के भीतर किसी अजनबी की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई मौकों पर वह पता लगाने के कितने करीब पहुंच गया था, ये हत्यारा उनमें से कई की बेचैन कर देने वाली कराह से अच्छी तरह जानता था। जब तक वह चौड़ी गांव की सड़क के मुहाने पर एक झोपड़ी के पीछे नहीं पहुंच गया, तब तक कोराक को फिर से स्पष्ट रूप से मेरीम की गंध नहीं मिली। कोराक ने अपनी नाक को छप्पर की दीवार के पास रखते हुए उत्सुकता से इमारत के चारों ओर सूंघना शुरू कर दिया, एक शिकारी कुत्ते की तरह तनावग्रस्त और धड़कते हुए। सामने और दरवाजे की ओर वह आगे बढ़ा जब एक बार उसकी नाक ने उसे आश्वस्त किया कि मेरीम अंदर है, लेकिन जैसे ही वह किनारे की ओर मुड़ा और प्रवेश द्वार के दृश्य में आया, उसने देखा कि एक लंबा भाला लिए हुए एक हट्टा कट्टा नीग्रो लड़की की जेल के द्वार पर बैठा हुआ था। उस आदमी की पीठ उसकी ओर थी, उसका आकार सड़क के नीचे खाना पकाने की आग की चमक के खिलाफ उभरकर सामने आ रहा था। वह अकेला था, उसके सबसे करीबी साथी 60 या 70 फीट दूर एक आग के पास थे। झोपड़ी में प्रवेश करने के लिए कोराक को या तो संतरी को चुप कराना था या उसे अनदेखा करके निकल जाना था। पहले विकल्प को पूरा करने में खतरा आसपास के योद्धाओं को डराने और उन्हें और गांव के संतुलन को अपने ऊपर लाने की व्यावहारिक निश्चितता में निहित था। दूसरा विकल्प हासिल करना व्यावहारिक रूप से असंभव लग रहा था। आपके या मेरे लिए यह असंभव होता, लेकिन कोराक द किलर आपके या मेरे जैसा नहीं था। काले आदमी की चौड़ी पीठ और दरवाजे के फ्रेम के बीच अच्छी खासी 12 इंच की जगह थी। क्या कोराक बिना किसी की नज़र में आए जंगली योद्धा के पीछे से निकल सकता था? संतरी की काली त्वचा की चमकती हुई आबनूस त्वचा पर पड़ने वाली रोशनी कोराक की हल्की भूरी त्वचा पर भी पड़ रही थी। अगर सड़क के किनारे आगे चल रहे कई लोगों में से किसी को इस दिशा में लंबे समय तक देखने का मौका मिले तो उन्हें निश्चित रूप से लंबा, हल्के रंग का, चलता फिरता व्यक्ति दिखाई देगा,
लेकिन कोराक को अपनी गपशप में उनकी रुचि पर भरोसा था ताकि वे अपना ध्यान उस जगह पर टिकाए रख सके जहां वह पहले से ही मौजूद था, और उनके पास आग की रोशनी पर, ताकि वे दूर से गांव के उस छोर पर अंधेरे में बहुत स्पष्ट रूप से न देख सके जहां उसका काम था। झोपड़ी के किनारे पर दबा हुआ, फिर भी उसके सूखे छप्पर से एक भी चेतावनी भरी सरसराहट पैदा न करते हुए हत्यारा देखने वाले के और करीब आ गया। अब वो उसके कंधे पर था। अब वो उसके पीछे अपना घुमावदार रास्ता बना चुका था। वो अपने घुटनों पर नंगे शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। वह आदमी की सांसें सुन सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि मंदबुद्धि प्राणी को बहुत पहले ही डर लग गया था, लेकिन वह आदमी वहां दूसरे की मौजूदगी से इस तरह अनजान बैठा था जैसे कि वह दूसरा मौजूद ही न हो। कोराक एक बार में मुश्किल से 1 इंच से ज्यादा आगे बढ़ता, फिर वह एक पल के लिए बिना हिले डुले खड़ा हो जाता। इस तरह वह गार्ड के पीछे से अपना रास्ता बना रहा था। तभी गार्ड सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोलकर जम्हाई ली और अपनी बाहें उसके सिर के ऊपर फैला दी। कोराक पत्थर की तरह अकड़कर खड़ा था। एक और कदम और वह झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता। काले ने अपनी बाहें नीचे की और आराम किया। उसके पीछे दरवाजे का ढांचा था। पहले भी कई बार उसने उसके नींद में डूबे सिर को सहारा दिया था, और अब वह एक झपकी के निषिद्ध आनंद का आनंद लेने के लिए पीछे की ओर झुका हुआ था। लेकिन दरवाजे के फ्रेम की जगह उसके सिर और कंधे एक जोड़ी जीवित पैरों के गर्म मांस के संपर्क में आए। आश्चर्य की चीख जो उसके होठों से लगभग फूट पड़ी थी, उसके गले में स्टील की तरह बनी उंगलियों ने दबा दी जो अचानक विचार के साथ उसकी सांस की नली के चारों ओर बंद हो गई थी। काला आदमी उठने की कोशिश कर रहा था उस प्राणी की ओर मुड़ने के लिए जिसने उसे जकड़ रखा था, उसकी पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन सब बेकार था। चूंकि वह लोहे के एक शक्तिशाली शिकंजे में जकड़ा हुआ था, इसलिए वह हिल नहीं सकता था। वह चिल्ला नहीं सकता था। उसके गले पर पड़ी उन भयानक उंगलियों ने और भी कसकर बंद कर दिया। उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। उसका चेहरा राख के नीले रंग में बदल गया। कुछ देर बाद वह एक बार फिर शांत हो गया, इस बार अंतिम विलीनता में जिससे कोई गति नहीं है। कोराक ने शव को दरवाजे के फ्रेम से टिका दिया। वह वहां बैठा था, अंधेरे में सजीव। फिर बंदर आदमी मुड़ा और झोपड़ी के अंदरूनी हिस्से के स्टाइजियन अंधेरे में फिसल गया। मेरीम, वह फुसफुसाया। कोरक, मेरा कोरक। एक जवाबी चीख आई, जो उसके अपहरणकर्ताओं को डराने के डर से दबी हुई थी और खुशी के स्वागत की सिसकियों से आधी दबी हुई थी। युवक घुटनों के बल बैठा और लड़की की कलाई और टखनों को बांधने वाले बंधनों को काट दिया। एक क्षण बाद उसने उसे उठाया और हाथ पकड़कर उसे प्रवेश द्वार की ओर ले गया। बाहर मौत का भयानक प्रहरी अपनी भयानक निगरानी रख रहा था। उसके मृत पैरों को सूंघते हुए एक कुरूप देशी कुत्ता कराह उठा। झोपड़ी से निकलते हुए दोनों को देखते ही जानवर ने एक भद्दी सी गुर्राहट भरी और एक क्षण बाद जैसे ही उसे उस अजीब से गोरे आदमी की गंध मिली, उसने उत्तेजित होकर कई चीखें निकाली। तुरंत ही पास की आग पर खड़े योद्धा आकर्षित हो गए। उन्होंने अपना सिर शोरगुल की दिशा में घुमाया। यह असंभव था कि वे भगोड़ों की सफेद खाल को न देख पाएं। कोराक झोपड़ी के किनारे की छाया में तेजी से खिसक गया और अपने साथ मेरीम को भी खींच लिया, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। अश्वेतों ने अपने संदेह को जगाने के लिए काफी कुछ देखा था और उनमें से 1 दर्जन अब जांच करने के लिए दौड़ रहे थे। भौंकता हुआ कुत्ता अभी भी कोराक के पीछे था और खोजकर्ताओं को बिना किसी चूक के पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। युवक ने अपने लंबे भाले से उस जानवर पर बुरी तरह से वार किया, लेकिन लंबे समय से वार से बचने के आदी चालाक प्राणी ने सबसे अनिश्चित लक्ष्य बनाया। अन्य अश्वेत अपने साथियों के भागने और चिल्लाने से घबरा गए थे और अब गांव की पूरी आबादी तलाशी में मदद करने के लिए सड़क पर उमड़ पड़ी थी। उनकी पहली खोज संतरी की मृतदेह थी और एक क्षण बाद उनमें से सबसे बहादुर व्यक्ति झोपड़ी में घुस गया और उसने कैदी की अनुपस्थिति का पता लगाया। इन चौंकाने वाली घोषणाओं ने अश्वेतों को भय और क्रोध के मिश्रण से भर दिया, लेकिन कोई दुश्मन न देखकर वे अपने क्रोध को अपने भय पर हावी होने दे पाए, और इसलिए नेता, जो उनके पीछे के लोगों द्वारा धकेले गए थे, तेजी से झोपड़ी के चारों ओर खुजली वाले कुत्ते की भौंकने की दिशा में भाग गए।
यहाँ उन्होंने एक अकेले श्वेत योद्धा को अपने बंदी को लेकर भागते हुए पाया और उसे कई छापों और अपमानों का लेखक मानते हुए और यह मानते हुए कि उन्होंने उसे घेर लिया है और नुकसान में डाल दिया है, उन्होंने उस पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। कोराक ने देखा कि उन्हें खोज लिया गया है। उसने मेरिम को अपने कंधों पर उठा लिया और उस पेड़ की ओर भागा जो उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता देता था। वो लड़की के वजन के कारण अपनी उड़ान में असमर्थ था, जिसके पैर मुश्किल से उसका वजन सहन कर पा रहे थे। उसे तेज उड़ान में बनाए रखने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि इतने लंबे समय से उसके टखनों के चारों ओर कसकर खींचे गए बंधनों ने रक्त संचार को रोक दिया था और उसके हाथ पैरों को आंशिक रूप से लकवाग्रस्त कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों का भागना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मेरिम कोराक से थोड़ी ही कम फुर्तीली थी और पैरों पर वह भी कोराक की तरह ही सहज थी। लेकिन लड़की को कंधे पर लिए कोराक न तो भाग सकता था और न ही लड़ सकता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि पेड़ तक पहुंचने से पहले ही उसके साथी की चीख और अपने मालिकों की चीख पुकार से आकर्षित होकर दर्जनों देशी कुत्ते भागते हुए गोरे आदमी पर टूट पड़े, उसके पैरों पर झपटने लगे और आखिरकार उसे गिराने में सफल हो गए। जैसे ही वह नीचे गिरा, लकड़बग्घे जैसे जानवर उस पर टूट पड़े और जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, काले कुत्ते उसके पास आ गए। उनमें से कुछ ने पंजों से पकड़ लिया, मरियम को काट लिया और उसे काबू में कर लिया। सिर पर एक वार ही काफी था। उन्होंने पाया कि बंदर आदमी के लिए और भी कठोर उपाय करने की जरूरत होगी। कुत्तों और योद्धाओं के बोझ तले दबे होने के बावजूद वह अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। दाएं बाएं दोनों तरफ से उसने अपने मानव विरोधियों के चेहरों पर जोरदार प्रहार किए। कुत्तों पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया, सिवाय इसके कि वह अधिक जिद्दी कुत्तों को पकड़कर कलाई की एक ही तेज हरकत से उनकी गर्दन मरोड़ देता। उसने एक काले हरक्यूलिस को पकड़कर अपने विरोधी से छीन लिया और फिर अश्वेतों ने उस पर दंड की संभावनाओं का पूरा अनुभव किया जो उस अजीब सफेद विशालकाय की मखमली भूरी त्वचा के नीचे चिकनी बहती मांसपेशियों के भीतर छिपी थी। वह पागल हो चुके बैल हाथी की तरह पूरी ताकत और क्रूरता के साथ उनके बीच दौड़ा। वो इधर उधर दौड़ा और उन कुछ लोगों को मार गिराया जो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते थे, और यह स्पष्ट था कि अगर एक मौका भाले के वार ने उसे नीचे नहीं गिराया तो वह पूरे गांव को मार गिराएगा और अपना पुरस्कार वापस ले लेगा। लेकिन बूढ़े कोवडू को उस लड़की द्वारा दर्शाई गई फिरौती से इतनी आसानी से वंचित नहीं किया जा सकता था, और ये देखते हुए कि उनके हमले के परिणामस्वरूप अब तक सफ़ेद योद्धा के साथ व्यक्तिगत लड़ाइयों की एक श्रृंखला हुई थी, उसने अपने आदिवासियों को बुलाया और उन्हें लड़की और उसकी निगरानी करने वाले 2 लोगों के चारों ओर एक ठोस समूह में खड़ा किया और उन्हें बंदर आदमी के हमलों को पीछे हटाने के अलावा कुछ नहीं करने को कहा। कोराक ने बार बार भालों से लैस इस मानव अवरोधक पर हमला किया। बार बार उसे पीछे धकेला गया, कई बार उसे गंभीर चोटें भी लगीं, ताकि उसे और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जा सके। सिर से लेकर पैर तक वह अपने ही खून से लाल हो गया था, और अंत में खून के नुकसान से कमज़ोर होकर उसे यह कड़वा एहसास हुआ कि वह अकेले अपनी मरियम की मदद के लिए और कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने लड़की को जोर से पुकारा। अब वह होश में आ चुकी थी और उसने जवाब दिया। कोराक चला गया, वह चिल्लाया, लेकिन वह वापस आएगा और तुम्हें गोमंगनी से ले जाएगा। अलविदा मेरी मरियम, कोराक तुम्हारे लिए फिर आएगा। अलविदा। लड़की चिल्लाई, जब तक तुम नहीं आओगे मेरीम तुम्हारी तलाश करेगी। एक चमक की तरह, और इससे पहले कि वे उसका इरादा समझ पाते या उसे रोक पाते, कोराक ने अपना पहिया घुमाया, गांव के पार दौड़ लगाए और एक ही छलांग में उस बड़े पेड़ की पत्तियों में गायब हो गया जो कोवडू गांव तक उसका मुख्य मार्ग था। भालों की बौछार उसके पीछे पीछे चली, लेकिन उनका एकमात्र फायदा जंगल के अंधेरे से वापस फेंकी गई एक ताना मारने वाली हंसी थी।